नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी और इस वक्त आप टाइम्स नाउ भारत के साथ हैं। बहुत सारी खबरें आज आपके लिए तैयार करके लाए थे, लेकिन उसके बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीधे आपको इस ब्रेकिंग न्यूज तक लिए चलते हैं। सौरव गांगुली, देश के जाने माने क्रिकेटर, बीसीसीआई के अध्यक्ष, उन्होंने एक नई पारी के संकेत दिए हैं। क्या ये पारी पॉलिटिकल है? ट्वीट करके कहा है कि मैं नई योजना बना रहा हूं। कुछ दिन पहले अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई थी। सौरव गांगुली का ट्वीट भी आपको दिखाता हूं और क्या उन्होंने इस पूरे ट्वीट में लिखा है, ये भी बात आपसे करेंगे। लगातार ये बात कही जाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती रही कि सौरव गांगुली पार्टी में आ जाएं। सौरव गांगुली के ममता बनर्जी से भी काफी अच्छे संबंध हैं। तो क्या दादा अब एक राजनीतिक पारी खेलने वाले हैं? ये ट्वीट सौरव गांगुली ने अभी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2022 में मेरे क्रिकेट यात्रा के 30 साल पूरे हो गए। मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने इस यात्रा में मेरा साथ दिया और जिनकी मदद से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अब मैं और उन्होंने आज का जिक्र किया है, नई पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस जीवन के नए अध्याय में भी लोग मेरा पूरा समर्थन करेंगे। ये ट्वीट सौरव गांगुली ने आज किया है। इसके बाद जबरदस्त कयास लगाई जा रही है। क्या सौरव गांगुली राजनीतिक छलांग लगाने वाले हैं? सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। इस बात की अटकलें भी अभी लगाई जा रही हैं कि वो क्या बीसीसीआई अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल की जिनके ऊपर अभी भी जिम्मेदारी है, उनसे सौरव गांगुली की मुलाकात हुई थी। उनके घर पर, सौरव गांगुली के घर पर अमित शाह ने भोजन किया था। और कुल मिला के अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सौरव गांगुली राजनीतिक छलांग लगाने जा रहे हैं। वरुण भसीन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, जबरदस्त चर्चा है राजनीतिक हलकों में भी सौरव गांगुली की। कुछ खबर मिल पा रही है बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, और क्या ऐसा सीक्रेट है, क्या ऐसा प्लान है जो सौरव गांगुली आज से शुरू करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अंकित, अगर बात करें तो सौरव गांगुली कभी भी घबराए नहीं। कोई भी नई पारी शुरुआत करने से पहले वो लगातार, जब वो क्रिकेट के मैदान पर उतरते थे तब भी उन्होंने बहुत सी ऐसी जो पारियां हैं वो शुरुआत की थी। लेकिन इस वक्त उनके जो फैंस लगातार, जो प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से जाने जाते हैं, वो इस वक्त उन्होंने ट्वीट किया कि अपने फैंस को चौंकाया जरूर है, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई के इस वक्त प्रेसिडेंट पद पर जो इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने का उनका काम था वो बेहद अच्छा चल रहा था। लेकिन उन्होंने अब एक नया कदम लेने की शुरुआत जो की है, उसमें अब ये देखा जा रहा है कि अगर अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है तो उसके साथ साथ तो बंगाल, प्रिंस ऑफ कोलकाता लगातार टीएमसी से, यानी कि ममता बनर्जी से भी बहुत 20 साल के रिश्ते हैं। इस वक्त वो नई पारी की शुरुआत तो जरूर होने वाली है, लेकिन कौन से पिच पे, कौन से ग्राउंड पे, उसको देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कभी भी घबरा नहीं है वो प्रिंस ऑफ कोलकाता दादा के नाम से। वो एक अपने एटीट्यूड। वरुण, हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सौरव गांगुली ने नई पारी के संकेत दिए हैं सर। कई लोग कह रहे हैं कि नई पारी के संकेत भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर तो जाके नहीं खुलते। देखिए, पहली बात तो ये है कि सौरव गांगुली बहुत ही शानदार स्पोर्ट्समैन है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने भारत का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है और उनको मैं शुभकामना देना चाहूंगा। वो आगे क्या करेंगे वो तो वही बता सकते हैं, मगर कहीं भी जाए, किसी भी पार्टी में जो भी करे, पब्लिक लाइफ में अच्छे लोगों का आना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी हो, मगर अच्छे लोगों को आना बहुत जरूरी है। और सौरव गांगुली क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा, मुझे पता नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने मेरे हिसाब से बड़ा ही अच्छा कदम लिया है। सर, स्पोर्ट्समैन है। क्योंकि आप बीजेपी में अब हैं, आप चाहेंगे, जैसे आपने कहा, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, कि सौरव गांगुली बीजेपी की तरफ आए? भाई वो तो उनका निर्णय है। हर कोई पार्टी चाहेगी कि अच्छे लोग आए, तो मैं वो तो पार्टी की बात है, मगर क्यों नहीं, सौरव गांगुली का हमेशा सब जगह स्वागत है और जरूर मैं स्वागत करूंगा, मगर निर्णय उनका है और पार्टी का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बात करने के लिए। रिजू दत्ता टीएमसी से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजू जी, ये कुछ तस्वीरें हम चला रहे हैं। कुछ दिन पहले तक सौरव गांगुली ने अमित शाह जी के साथ लंच भी करा था, ममता बनर्जी के साथ भी कहा जाता है उनके संबंध काफी अच्छे हैं।
तो अब सब लोग सर खुजा के सोच रहे हैं टीएमसी या बीजेपी। देखिए, मैं सौरव गांगुली बंगाल का एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत जनप्रिय चेहरा है। सब उनको पसंद करते हैं दादा बोल के, और उनका हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो नेत्री ममता बनर्जी के साथ उनका भी बहुत अच्छा रिश्ता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, और वो जो भी करे वो उनका डिसीजन है, बट उनके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वो करना चाहे वो उनका डिसीजन। आप चाहेंगे कि वो टीएमसी ज्वाइन करें? आजकल वैसे भी टीएमसी में तांता लगा हुआ है, काफी सारे लोगों का जो पुराने बीजेपी में चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। देखिए, बंगाल में बीजेपी का तो कोई अस्तित्व बचा नहीं है। इतना ही अस्तित्व है कि हम लोग दरवाजा बंद करके रखे हैं। हम लोग दरवाजा खोल देंगे तो बीजेपी यूनिटी खत्म हो जाएगा बंगाल में। तो इसका मतलब नहीं है कि सौरव गांगुली टीएमसी ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कोई भी संदेश हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। बट उनके ट्वीट से वो सिर्फ इतना उन्होंने लिखा है कि वो लोगों के लिए करना चाहते हैं, और उनकी इस तरह को हम स्वागत करते हैं, और उनके भविष्य के लिए हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोनों तरफ से पार्टियां ये तो जरूर कह रही हैं कि हम चाहेंगे, शुक्रिया सौरव गांगुली आ रहे हैं, अच्छा है सौरव गांगुली जैसे लोग आ रहे हैं। दादा का हमेशा एक स्टाइल रहा है। सौरव गांगुली एक ऐसे क्रिकेटर के तौर पे जाने जाते हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में कप्तानी में, जब वो कप्तान थे, एक नया एग्रेशन लाया, एक नई तरह की ऊर्जा लाई, और एक टर्न अराउंड कैप्टन के तौर पर उनको देखा जाता है, खास तौर से विदेशी धरती पर जिस तरीके से वो खेलते थे। तो क्या एक नया सियासी पिच जो है उस पर सौरव गांगुली आने वाले हैं। इस बीच एक अहम खबर और भी आपको इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। जय शाह ने ट्वीट किया, जय शाह ने इनफैक्ट ऐसा हमें बताया गया है कि जय शाह ने अभी बताया है कि सौरव गांगुली ने अभी तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सौरव गांगुली के ट्वीट के बाद लगातार अटकलें लग रही थी कि क्या किसी सौरव गांगुली बीसीसीआई से, क्रिकेट से अलविदा कह के कुछ और नई पारी शुरू कर रहे हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने यह बात कही है कि सौरव गांगुली ने प्रेसिडेंट बीसीसीआई के तौर पर अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो क्रिकेट की जो उनकी पारी है, कम से कम फिलहाल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, संचालक के तौर पर अभी फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई पड़ रही है। उन्होंने इस्तीफा अभी नहीं दिया है। पर सौरव गांगुली जैसे नाम जिस तरफ भी जाएंगे, अगर वो राजनीतिक पारी खेलते हैं, जिस तरफ भी जाते हैं, जिस टीम के लिए भी वो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे उतरते हैं, उस टीम को कम से कम पश्चिम बंगाल में और देश के जो कितने भी खेल प्रेमी हैं उनके बीच में काफी फायदा इस बात का जरूर मिलेगा। चलिए इस खबर से आगे बढ़ते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब पंजाब में नए गैंग वॉर की आशंका गहराती जा रही है। मूसेवाला की हत्या के बाद कई गैंग और गैंगस्टर आमने सामने आ गए हैं। कोई गैंग सिर्फ 2 दिन का वक्त मांग रहा है, कोई गैंग सोशल मीडिया के जरिए बता रहा है कि भाई की जान का बदला भाई की जान से लेंगे। और इसमें सबसे आगे नीरज पवाना का गैंग है, जो दिल्ली से लेकर पंजाब तक खुलेआम ऐलान कर रहा है कि मूसेवाला की हत्या में जो शामिल है उसका खेल अब खत्म समझो। पंजाब की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये गैंग अब बन के खड़े हो गए। पहले साजिश के तहत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, फिर साजिशों की परतें खुली तो धमकी, बदला और बंदूक के दम पर पंजाब में गैंग और गैंग से जुड़े गैंगस्टर बिल्कुल आमने और सामने आकर खड़े हो गए हैं। जिसका मतलब है कि नीरज पवाना का गैंग अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो खुलेआम ऐलान भी कर रहा है। जरायम की दुनिया का एक सीधा संदेश होता है कि बंदूक के बल पर जो गैंग लाइफ में एंट्री पाते हैं, वो बंदूक के बल पर ही दुनिया को छोड़ भी जाते हैं। मूसेवाला के मर्डर का प्लान कनाडा से भेजा गया, दिल्ली में साजिश रची गई, फिर पंजाब
पंजाब में मर्डर हुआ, जिसके बाद पंजाब और दिल्ली एनसीआर के कई छोटे मोटे अपराधी और गैंग चलाने वाले गैंगस्टर बदला लेने का ऐलान खुलेआम कर रहे हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद बवाना गैंग ने धमकी दी है। सिर्फ 2 दिन में मूसेवाला की हत्या का बदला तय। हत्या में शामिल लोगों का खेल खत्म होगा। सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट वायरल हैं। नीरज बवाना फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। नीरज बवाना का गैंग बताता है कि वो इस काम में अकेले नहीं है। इसके साथ और भी कई गैंग हैं जो अपराध के औजार से धमकी का खेल खेलने के लिए तैयार हैं। बवाना गैंग का दावा है तिल्लू तेजपुरिया गैंग, कौशल गुड़गांव गैंग और दविंदर बबीहा गैंग भी उसके साथ शामिल है, जिसके बाद इस बात की आशंका पहले से ज्यादा बढ़ गई है कि अब पंजाब में गैंगवार तय है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल है उसे एक एक करके देखिए। इस इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि भाई का बदला भाई लेगा। एक और तस्वीर वायरल है, उसमें लिखा है कि यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। इसके नीचे जो तस्वीर लगाई गई है उस पर क्रॉस के चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे ही नीरज बवाना के नाम से बने एक फेसबुक अकाउंट में लिखा गया है कि मूसेवाला की हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नीचे जिस शख्स का चेहरा लगाया गया है उस पर भी क्रॉस के निशान बने। मूसेवाला के मर्डर का एक कनेक्शन दिल्ली के तिहाड़ जेल से भी है। कहा जा रहा है मूसेवाले के मर्डर की कहानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। वही तिहाड़ जेल जहां पर नीरज बवाना भी बंद है और लॉरेंस बिश्नोई भी। लॉरेंस बिश्नोई पे आरोप है कि उसका हाथ मूसेवाला के मर्डर में है और अब नीरज बवाना गैंग भी नई तैयारियों में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और नीरज बवाना गैंग पहले भी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर धमकियों वाला खेल खेलता रहा है। वो बवाना हो या बिश्नोई, दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहता। लॉरेंस जेल से गैंग चलाता है, बवाना भी जेल से ही गैंग चलाता है। लॉरेंस पर 25 क्रिमिनल केस हैं, बवाना पर भी दर्जनों केस दर्ज हैं। लॉरेंस गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी हैं, जबकि बवाना का जाल भी विदेशों तक फैला हुआ है। एक तरफ बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ पुलिस की जांच भी तेज होती जा रही है और अब तक पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक मूसेवाला का मर्डर बिल्कुल नए तरीके से किया गया। मूसेवाला के मर्डर के लिए नए शूटर्स का इस्तेमाल। बड़े गैंगस्टर ने नए शूटर को हायर किया था। देहरादून से मनप्रीत नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फरीदकोट का रहने वाला मनप्रीत का कनेक्शन इस मर्डर कांड से कैसे है, इस केस में किस तरीके का उसका कनेक्शन है, पुलिस उसकी जांच में जुटी है। ये वो गांव है जहां का रहने वाला मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया है। उनके घर में उनके पिता हैं मेरे साथ और उनसे जानेंगे कि जो आरोप मनप्रीत सिंह पर लगे हैं उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, ये बताइए कि आपके बेटे मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस ने, क्या कहना चाहेंगे आप बेटे के बारे में? जवां जी नजायज किया यात्रा ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ 6-7 ਜਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗਾ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਰਸਤੇ में ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ठहरना ਸੀ ਉੱਥੇ रेस्ट कर लिया इन्होंने। तो बेटा कहाँ देहरादून में हेमकुंड साहिब की यात्रा पर गया था? हाँ, हेमकुंड साहब गांव के और भी लोग थे यहाँ? हाँ, 6 जने और 5 जने और। फिलहाल पंजाब, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिरों को तलाशने में जुटी है। बॉर्डर पर फोटो के जरिए बदमाशों की पहचान की जाएगी ताकि जल्द से जल्द मूसेवाला के मर्डर में शामिल बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई हैं। सत्येंद्र जैन पर 2 दिन से दो दांव लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री पाक साफ हैं, तो वहीं बीजेपी उनके खिलाफ आरोपों की पूरी छड़ी लगाए हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ क्या, ये अदालत को तय करना है। लेकिन इस बीच आरोपों का और प्रत्यारोपों का दौर जारी है।
सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की। भाजपाइयों की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, इनके सारे कागज फर्जी और बेबुनियाद है। क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? पूरे देश का ध्यान एक फर्जी, झूठे, निराधार, मनगढ़ंत मामले में डालने के लिए आज देश की केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की गिरफ्त में है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़ी है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि सत्येंद्र जैन बेगुनाह है, इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्येंद्र जैन के बहाने सीधा अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। सत्येंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया। ये बिल्कुल कंप्लीटली फर्जी केस है। बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे और इस फर्जी केस टिकने वाला नहीं है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? स्मृति ईरानी ने आज सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कई सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों का ब्यौरा भी दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ईडी के इस कार्रवाई को ध्यान भटकाने की राजनीति करार दे रही है। कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं और ये कंपनियां वो अपनी धर्म पत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। आज जितनी भी बातें केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के द्वारा कही गई, ये सिर्फ इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में जो संवेदनशील मसले हैं, जिस मसले पर पूरा देश चिंतित है, जिन कश्मीरी पंडितों की हत्या से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उस पे देश में चर्चा न हो पाए। स्मृति ईरानी ने सत्येंद्र जैन की मंत्री पद तक पर सवाल उठा दी, लेकिन इधर आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को आने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है, जो इसी साल होने वाले हैं। और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी भी हैं। जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए, तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? और जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है। जैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, एक झूठा निराधार केस बनाकर जो पुराना मामला है उसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब सत्येंद्र जैन कसूरवार हैं या बेकसूर, ये तो समय ही बताएगा। सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कम से कम विरोधियों को सवाल पूछने का एक मौका जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग कर रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए पद्म भूषण की मांग कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरा लड़ाई झगड़ा है, ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सत्येंद्र जैन के पीछे खड़ी है, वहीं बीजेपी इनको एक भ्रष्ट नेता बता रही है। अरविंद केजरीवाल तो उन्हें पद्म भूषण की उनके लिए मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं, जरा बयान सुन लीजिए उनका। कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म को जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनके। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। सत्येंद्र जैन की कहानी 9 तारीख को खत्म नहीं होने वाली, अभी राजनीति गर्म रहेगी, इस पे अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। अब फटाफट बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी कांड की। याद है आपको लखीमपुर खीरी कांड, जिसमें किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था? वही कांड जिसने देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू भैया उर्फ आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। अब इस केस से जुड़ी हुई एक अहम गवाह दिलबाग सिंह पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। उनकी कार पर 3 राउंड गोली चलाई गई। ये घटना उस दौरान हुई जब दिलबाग सिंह अपने घर जा रहे थे। एक बाइक पर सवार लोगों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और फिर उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सबसे पहले उनकी कार के टायर पर फायरिंग की गई, फिर उसके बाद कार के दरवाजे पर भी 2 राउंड गोलियां चलाई गई। कम से कम गनीमत यह रही कि इस हमले में दिलबाग सिंह बाल बाल बच गए। दिलबाग सिंह अभी इस केस के अहम गवाह हैं, जिसमें देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस जेल में जाने के लिए कहा गया। कुछ दिन पहले अपनी मूंछों पर ताव देते हुए नजर आए थे। अब इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई है। इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिलबाग सिंह को पुलिस की सुरक्षा मिली है, लेकिन इस घटना के दौरान उनके साथ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अब पुलिस कह रही है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ किसानों ने इसे लेकर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें लखीमपुर केस से जुड़े हुए गवाहों पर हो रहे हमले की चर्चा हो रही है। चलिए अब बात करते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम आज अहम पड़ाव पर आ पहुंचा है। रामलला विराजमान अब गर्भगृह तक गए हैं। मंदिर निर्माण में आगे क्या होगा, कितना समय लगेगा और किस तरीके से पूरा मंदिर तैयार हो रहा है, इसको लेकर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट हमारी सहयोगी नैना द्वारा। राम मंदिर निर्माण का नया अध्याय शुरू। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, जहां रामलला विराजमान। अब उस पवित्र स्थल की बात। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था, तब से ही हर किसी को बेसब्री से इंतजार था मंदिर निर्माण आखिर कब होगा। और अब भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम के गर्भगृह निर्माण का काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था उसके हिसाब से ये रामलला रूप में जो है उनके नाम पे ये जमीन दी गई है। उनकी मूर्ति यहाँ प्रमुख रहना बिल्कुल स्वाभाविक है। जून 2022 में शिला पूजन, दिसंबर 2023 में गर्भगृह में रामलला। 500 साल की साधना आकार प्राप्त कर रही है। तो ये मूल आकार कब तक ले लेगी, क्या लग रहा है? और 1-1.5 साल लगेगा। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन, जहां रामलला विराजेंगे, उस पवित्र स्थल के शिला पूजन के साथ काम शुरू हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11:26 पर मार्गशिरा नक्षत्र में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह का पहला पत्थर रखा।
ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जेही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश में तेही, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ये रामायण की चौपाई ये दरअसल उस वक्त को दर्शाती है जब रामलला का जन्म हुआ और उस समय आखिर कैसे अयोध्या नगरी इसी तरह से फूलों से सजी हुई थी, इसी तरह से ध्वज जो थे वो अयोध्या की शान में थे, खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। और ठीक उसी तरह से आज एक बार फिर से अयोध्या का जो ये हिस्सा है वो इसी तरह से सजा हुआ है, क्योंकि मौका है राम जन्मभूमि के गर्भगृह के शिलान्यास का या शिला पूजन का। जी हाँ, आज योगी आदित्यनाथ ने शिला पूजन किया। 5 दिनों का ये सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान था। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये राम जन्मभूमि का ये इलाका है जहां पर जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और 1 जून 2022 अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर शिला पूजन किया गया। शिला पूजन यानी कि आप समझिए अभी तक जो मंदिर निर्माण हो रहा था कार्यशाला में, जो इतने कई वर्षों से जो लगातार कारीगर कार्य में जुटे हुए थे, अब वो जो पत्थर हैं वो मंदिर निर्माण के लिए अब यहाँ पर लाए जाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे थे तमाम साधु संतों की मौजूदगी के साथ में। दरअसल आप यहाँ पे कई शिला रखे हुए हैं जिसमें आप देखेंगे ये जो है इसमें माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिखा है, परम पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी का नाम है। निखिल सोमपुरा अहमदाबाद से ये इस तरह की शिला जगह जगह रखे हुए हैं। निखिल सोमपुरा अहमदाबाद, दरअसल सोमपुरा परिवार के बारे में कहा जाता है कि ये वही परिवार है जो मंदिर निर्माण का जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन है उनकी तरह से वो स्वरूप जो है सोमपुरा परिवार की तरफ से दिया गया। जब मंदिर की जब शिला पूजन हुआ तो इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद थे, रपेंद्र मिश्रा, दिनेश चंद्र मिश्रा, सोमपुरा, परेश सोमपुरा वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह से तमाम साधु संतों की मौजूदगी में जो आज शिला पूजन हुआ है वो अपने आप में भव्य हो जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत ये पूरा मंच है। मंच दरअसल मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे विराजमान है रामलला की अभी एक अस्थाई ये अचलित जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। और अब माना जा रहा है कि अब जब ये शिला पूजन हुआ है तो उसके बाद से ही अब जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो और तेजी रूप में आएगी और उसके बाद में यहाँ पर ही जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पे गर्भगृह बनाया जाएगा। 2 मंजिल का ये गर्भगृह होगा और बताया जा रहा है कि इसकी एक भव्यता अलग से ही नजर आएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पताका, ये जो ध्वज आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर यहाँ पर बनाया जाना है गर्भगृह और इसी जगह पर रामलला विराजमान होंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं अस्थाई एक ये जो मूर्ति है, आज जब ये पूजन किया गया उसके साथ में ही अब आरंभ हो चुका है गर्भगृह का निर्माण का भी। और ये माना जा रहा है कि अब बहुत तेजी से गर्भगृह का और मंदिर निर्माण कार्य जो है वो देखने को मिलेगा। अयोध्या में बनने वाला श्री राम का मंदिर दुनिया में हिंदू स्थापत्य कला की सबसे बड़ी पहचान होगा। आपको बताते हैं कि कितना विशाल और भव्य होगा ये मंदिर। मंदिर की लंबाई 380 फीट होगी। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये करीब 250 फीट होगी। राम मंदिर के धरातल से शिखर तक की ऊंचाई 250 फीट होगी। राम मंदिर का भव्य निर्माण जो है वो अब शुरू हो चुका है। राम मंदिर अपने आप में बहुत भव्य होगा ये कहा जा रहा है। भाई उसे भव्य बनाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी सोच भी रही है। भव्यता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागर शैली के साथ में मंदिर निर्माण किया जाएगा। नागर शैली अपने आप में बेहद आधुनिक, बेहद खास होती है। नागर शैली को अगर आप समझें तो आप देखिए, दरअसल कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के बाद से ही भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पर वास्तुकला की एक शैली का विकास हुआ। चाहे बात हिमालय हो, हिमालय से लेकर विंध्य तक, यहाँ पर वास्तुकला की शैली को जो कहा जाता है नागर शैली कहा जाता है। और खास तौर से अगर मंदिर निर्माण की संरचना को देखा जाए तो ये इसी बात को दर्शाता है। नागर शैली अपने आप में प्राचीन, बहुत आधुनिक और बेहद खूबसूरत होती है, बेहद बारीक। आप देखेंगे जो अभी आप देख रहे हैं, दरअसल मंदिर के गुंबद हो, मंदिर के स्तंभ हो, मंदिर की बीम हो, उन्हें बेहद
खास रूप दिया जा रहा है और यही वजह है कि नागर शैली अपने आप में, नागर शैली के साथ में इस मंदिर को बनाया जा रहा है। वास्तुशास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जो नागर शैली मंदिर के आधार से लेकर जो उसकी शिखर तक है, यानी कि उसके अगर आप आधार को देखेंगे, उसके आप स्तंभों को देखेंगे, आप शिखर चोटी को देखेंगे, तो उसका भी यही स्वरूप बेहद खूबसूरत नजर आता है। जो प्राचीन सभ्यता है उसमें नागर शैली अपने आप में एक अलग पहचान रखती है और यही आप देखेंगे कि जो मंदिर का निर्माण है, चाहे बात हम गुंबदों की करें, आप जब स्तंभों पर देखेंगे तो मंदिरों में आप ज़्यादातर देखेंगे तो इस तरह की बारीक सभ्यता, बारीक शैली जो है नज़र आती है। दरअसल वो नागर शैली कहलाती है। और राम जन्मभूमि मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक वस्तु, एक एक स्तंभ को, एक एक दीवार को इसी तरह से खूबसूरत रूप दिया जा रहा है। एक अगर स्तंभ की बात करें तो जब कारीगरों से हमने पूछा तो एक स्तंभ को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है और कम से कम 2 जो कारीगर हैं उसमें एक साथ लगते हैं। और यही वजह है कि कार्यशाला में दिन रात लगातार जो कारीगर हैं वो कार्य कर रहे हैं। इस नागर शैली के अद्भुत शैली के साथ में, इस अद्भुत तस्वीर के साथ में इस मंदिर को बेहद भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर 3 मंजिला ऊंचा होगा और पूरा मंदिर 392 खंभों पर टिका होगा। ये खंभे साधारण खंभे नहीं होंगे। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी होगी। बलुआ पत्थर से बने खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाएंगे। ये खंभे वही होंगे जिन्हें वर्षों से अयोध्या में तराशा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर 166 खंभे होंगे। पहली मंजिल पर 144 और दूसरी मंजिल पर 82 खंभे लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले पत्थरों को चुन चुन कर अलग अलग राज्यों से मंगवाया जा रहा है। कर्नाटक से ग्रेनाइट पत्थर मंगवाए गए हैं जिनका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाएगा। राम मंदिर में लगने वाले पत्थर सिर्फ कर्नाटक से ही नहीं बल्कि राजस्थान से भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी के मिर्जापुर से भी गुलाबी बलुआ पत्थर लाए जा रहे हैं। राम मंदिर को दिव्यता देने के लिए इसके परिसर में 3 मंडपों का निर्माण किया जाएगा। कोली मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप। इनमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर राम कथा का आनंद ले सकेंगे। राम मंदिर के साथ ही परिक्रमा पथ बनेगा। एक वक्त में 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान राम की परिक्रमा कर सकेंगे। राम मंदिर का पूरा परिसर 100 एकड़ से ज्यादा होगा। पहले सिर्फ 70 एकड़ का ही एरिया था, लेकिन जन्मभूमि ट्रस्ट ने कई जमीनों को खरीदकर मंदिर परिसर का विस्तार किया। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण बहुत जोरों शोरों से जारी है। मंदिर निर्माण में ट्रस्ट के में जो इंजीनियर हैं जगदीश जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। जगदीश जी, आखिर क्या स्वरूप होगा? मैं चाहूंगी अगर आप, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएं कि किस तरह से स्वरूप होगा, कितनी ऊंचाई, कितने गुंबद होंगे। जहाँ खड़े हैं अभी जी, वो जमीन से 21 फीट ऊपर आ गए हम लोग जी, और 5.5 फीट ऊपर जाके 26-26.5 फीट पे हमारा मंदिर का तल मतलब ग्राउंड फ्लोर आएगा। वो 28 फीट, फिर 26 फीट, फिर 24 फीट, ऐसे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर रहेंगे। उसके ऊपर 161 फीट तक अपनी शिखर जाएगी। हम जहाँ खड़े हैं, अगर हम ईस्ट की तरफ देखते हैं, पूरब की तरफ देखते हैं, तो सीधे इस लाइन में हमारे और 3-4 मंडप है। एक गृह मंडप है, गुड़ी मंडप बोलते हैं। उसके बाद में आता है नृत्य मंडप, फिर आता है रंग मंडप। इसके बाएं बाजू में कीर्तन मंडप और दाएं साइड में आता है भजन मंडप। ये 5 अगस्त 2020 वो दिन था जब पीले वस्त्र पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन कर भव्य राम मंदिर की नींव रखी और 22 महीने बाद गर्भगृह निर्माण के लिए पहला पत्थर रखने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि 500 सालों से जिसका इंतजार था वो अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था,
अंततः भारत की विजय हुई। सीएम योगी ने शिला पूजन के मौके पर उन आक्रांताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने भारत की आस्था पर गहरा प्रहार किया था। जाहिर है ऐसे में काशी और मथुरा की चर्चा लाजमी है। ज्ञानवापी को लेकर तमाम सबूत पब्लिक डोमेन में। देश की जनता इन्हें न सिर्फ देख रही है बल्कि उन सबूतों को परख भी रही है। दोनों जगह मामला अदालत में है, लेकिन यहाँ 1991 का वर्शिप कानून आड़े आ जाता है जो किसी भी पूजा स्थल की पहचान बदलने से रोकता है। हालांकि इस कानून के दायरे से राम मंदिर को अलग रखा गया था। वर्शिप कानून मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अदालती सुनवाई के दौरान कितनी अहमियत रखता है उसे सुप्रीम कोर्ट के ही वकील आशुतोष श्रीवास्तव से समझिए। पिटीशन फाइल किया गया है जो 5 विमेन ने जो फाइल किया है, उन्होंने कोई रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए नहीं मांगा है, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना ही कोर्ट से प्रेयर किया है कि उनके जो डाइटीज हैं जिनको साल में एक बार पूजा करने की परमिशन दी गई है, उसको जो है हर रोज जो है वो जा सकें वहाँ पे, वो डाइटीज को जो है प्रेयर कर सकें, इसके लिए परमिशन मांगा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से कोई भी बार है। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा करार दे रहा है। सच क्या है, फैसला अदालत को करना है, लेकिन जिस तरह से सर्वे के दौरान मिले सबूतों की तस्वीरें सामने आई हैं, वो अदालत में कितनी टिकाऊ है, इसे लेकर रिटायर्ड जज सीबी पांडे ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था, उसे भी एक बार फिर से सुनिए। वो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, या किसी ने इन्होंने खड़ा कर दिया, अपना केस मजबूत करने के लिए रातों रात इन्होंने खड़ा कर दिया, ये सारा चीज़ें उनको कहने का उनको मौका मिलता है दूसरे पक्षों को। तो ये होता रहता है, ये दोनों पक्ष अपनी बात कहती हैं और अंत में कोर्ट को दोनों पक्षों के सबूत को मूल्यांकन करके तय करना पड़ता है कि ये किसका पक्ष ने साबित करने में सफल हुआ और कौन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल नहीं हुआ, उस हिसाब से निर्णय हो देते हैं। सुना आपने, पूर्व जज सीबी पांडे के मुताबिक ये सबूत अदालत में बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। यानी अब काशी पर फैसले में देरी नहीं है, लेकिन अब हम आपको एक बार फिर अयोध्या लेकर चलते हैं। पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू और राम भक्तों का एक ही सवाल है, उन्हें कब से भव्य मंदिर में श्री राम लला के दर्शन होंगे? तो यही सवाल हमने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से किया। हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, 500 साल की साधना आकार प्राप्त कर रही है। तो ये मूल आकार कब तक ले लेगी, क्या लग रहा है? और 1-1.5 साल लगेगा। जो जिस तरह से स्वरूप है चंपत राय जी, वो स्वरूप अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं, वो किस तरह का रहने वाला है? देखो, ये मंदिर केवल पत्थर का है जी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार की 1 इंच मोटी भी कंक्रीट नहीं है जी। जमीन के ऊपर या तो ग्रेनाइट है या अन्य प्रकार का पत्थर है। श्री राम मंदिर हमारे और आपकी कल्पना से ज्यादा सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, दिसंबर 2023 तक रामलला गर्भगृह में विराजमान होगी और 2024 में भव्य राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या से नैना यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।